नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो? तो आज हम अपने आज अपने चैनल में 12th की फिजिक्स की आज हम आपको सिखाएंगे कि आपको मैंने 12th की फिजिक्स को 3 टॉपिकों के बारे में डिस्कस कराया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्म, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो मैं आपको ये बार बार बोलता चला जा रहा हूँ कि आपकी 12th की फिजिक्स में ये 3 टॉपिक हैं। इन टॉपिक्स के अलावा कुछ भी नहीं होता और इन्हीं 3 टॉपिकों को ही आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाता है, बाकी कुछ है ही नहीं है 12th की फिजिक्स में। इन 3 टॉपिकों के ऊपर अपन कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे और आपके यूनिट का जो भी नाम स्टेप बाय स्टेप रखा गया है वो आज अपने इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला जो टॉपिक था वो आपके सिलेबस में वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्म। दूसरा है आपका ऑप्टिक्स और तीसरा है आपका मॉडर्न फिजिक्स। तो मैं आपको पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्म के बारे में डिस्कस करा देता हूं, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को मैं बाद में उठाऊंगा। पहले मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्म बता देता हूं कि एक्चुअलिटी में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्म क्या होता है, ये ऑप्टिक्स क्या होता है, मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है। अपन आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये आगे बताएंगे कि इनका कैसे कैसे लॉजिक पर इनको आगे बढ़ाया गया है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्म। आपका टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्म। तो हेडिंग बना लीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्म। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्म होता क्या है। तो मैंने आपको एक लॉजिक बताता हूं। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रो मीन्स यहां पे है चार्ज। इलेक्ट्रो से मतलब क्या है? चार्ज। तो अपन यहां पे ये क्लियर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्म में अपन किसकी एक चार्ज की स्टडी करते हैं। तो अपन यहां से तो अपन इसकी यूनिट, इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ चार्ज that is called इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्म। तो मैं आपको बोल देता हूं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्म है ना, अपन इसमें ओनली चार्ज की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? चार्ज की स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्म में हम हमेशा अपन को किसको पढ़ने वाले हैं? चार्ज को। तो अपन बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्म। तो एक बार फिर आप बोलिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्म का मतलब बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। किसकी स्टडी? चार्ज की स्टडी। अगर जहां जहां पे आपको चार्ज की स्टडी करने को मिलती है तो उसको अपन क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्म। तो समझ में आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्म मतलब चार्ज की स्टडी। तो चार्ज की स्टडी अपन किस में कैसे कैसे करते हैं, तो इसका नाम क्या है आपको बता देता हूं। ये 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है। किससे? इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट सॉरी, किससे? इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेट दोनों के साथ में अपन क्या करेंगे? एक रिलेटिव स्टडी करने वाले इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्म, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्म। ठीक है, अब स्टडी अपन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्म को मैं 3 टॉपिकों में डिवाइड कर लेता हूं। सपोज दैट अपन यहां से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्म को मैं 3 टॉपिकों में डिवाइड करूंगा। पहला है इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। अब चार्ज की ही हिसाब से अपन इनके नाम को वेरी कर रहे हैं, इनको 3 पार्टों में क्लासिफाई कर रहे हैं। तो पहला है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा है आपका मैग्नेटिज्म। तीसरा है आपका
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन तीन तरीके से अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्म को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। यहां पे आपको बताया गया है स्टडी ऑफ चार्ज दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्म। तो यहां पे इलेक्ट्रो का मींस क्या मैंने आपको बताया, चार्ज। अब चार्ज तो और स्टैटिक्स का मींस क्या होता है, रुका हुआ। तो यहां पे अपन कैसे चार्ज को डिस्कस करने वाले हैं, कैसे, इलेक्ट्रो मींस चार्ज और स्टैटिक्स मींस रुका हुआ। तो अपन कैसे चार्ज को स्टडी करेंगे, रुके हुए चार्ज के ऊपर स्टडी करेंगे। जहां यहां पे चार्ज अपना रुका है और उसके ऊपर स्टडी करने वाली चीज को अपन क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसीलिए अपन बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में क्या रहता है, चार्ज इज एट रेस्ट कंडीशन। कैसी कंडीशन, चार्ज इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसी कंडीशन में रहता है, रेस्ट कंडीशन में। अब ये देखिए कि चार्ज अगर देखो सपोज दैट मैंने ये क्या है, एक चार्ज को एक सिंबल बना दिया, तो इसका मतलब ये क्या है, ये रुका हुआ है। जब ये चार्ज रुका हुआ होता है तो ये क्या करता है, अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट करता है। इस फील्ड का नाम अपन क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज जब रुका हुआ रहता है तो उसके अराउंड जो फील्ड बनती है उस फील्ड को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज एंड उसकी फील्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। अब यहां पर मैग्नेटाइज की बात करते हैं। तो मैग्नेटाइज की अपन बात करते हैं तो मैग्नेटाइज का मतलब क्या है, यहां पे चार्ज कैसी कंडीशन में रहता है, मूविंग कंडीशन में। तो चार्ज इज मूविंग, चार्ज इज एट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। यहां पे मैग्नेटाइज की बात करते हैं तो चार्ज कैसी कंडीशन में आ जाता है, जब चार्ज मूविंग कंडीशन में आ जाए तो अपन बात करेंगे कि वो कौन सी कंडीशन में पहुंच गया, मैग्नेटाइज कंडीशन में। अब देखिए ये जो चार्ज है ये रुका था, तब ये क्या कर रहा था, अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट कर रहा था। इस फील्ड का नाम अपन क्या नाम दे रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए अपन इसमें क्या चार्ज एंड उसके फील्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये क्या कर रहा है, सपोज दैट ये चार्ज है ना, चलने लगा, सपोज दैट चलने लगा, तो ये चार्ज क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जब ये चार्ज मूव करता है तो उसके अराउंड एक फील्ड जनरेट होती है। जब ये चार्ज मूव करता है तो उसके अराउंड एक फील्ड जनरेट होती है, उस फील्ड को अपन मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो क्या लॉजिक समझ में आया, जब चार्ज रुका हुआ हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, जब चार्ज चलने लगे तो वो किसको, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। तो इसमें अपन किसको, मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ने वाले हैं। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करेंगे इसके अंदर, मैग्नेटाइज के अंदर, ठीक है। तो इसके कारण से देखो यहां पे भी एक लॉजिक है, आपको बताया गया है कि आपका ये जब चार्ज अब क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, सपोज दैट जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एक इफेक्ट जनरेट करता है। जब चार्ज फ्लो हो रहा हो तो अपन उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। देखो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन भी आपको बताई गई है कि फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पे क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है। तो चार्ज जब फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये चार्ज क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना। तो ये क्या करेगा, एक अपने अंदर एक इफेक्ट जनरेट करेगा। वो इफेक्ट कैसा, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जब ये चार्ज चलना है तो एक अपने अंदर एक इफेक्ट जनरेट करता है अपने अराउंड। उस इफेक्ट का नाम क्या है, वो कैसा इफेक्ट है, मैग्नेट की तरह, जैसा मैग्नेट की तरह अट्रैक्शन और रिपल्सन वाला काम करता है। तो इसीलिए अपन क्या बोल सकते हैं, इसका जो चैप्टर आपको मैंने बताया है, इसका 3rd यूनिट बनती है मैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपकी जो
सिलेबस में आपको बताता हूं बार बार कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब मूविंग चार्ज, उस टेम्पर कंडीशन कैसी है, चार्ज क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा हो किसके साथ, विद कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो यहां पे क्या क्लियर हो रहा है, जब चार्ज आपका मूव होता है तो उसके अंदर उसके अराउंड एक फील्ड जनरेट होती है, तो आपको उस फील्ड का नाम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। जब आपका रुका हुआ चार्ज होता है तो उसके अराउंड एक फील्ड जनरेट होती है, उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से इन दोनों टॉपिकों में क्या क्लियर हो रहा है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन चार्ज और उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ते हैं, और जब चार्ज मूव होता है तो अपन उसमें मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ते हैं। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मूविंग, यहां पे जब चार्ज मूव कर रहा है ना, मतलब ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब है क्या क्या होता है, यहां पे इस कंडीशन में चार्ज कैसी कंडीशन में आता है, चार्ज इज एट एक्सेलरेशन, अब देखो यहां पे चार्ज कैसी कंडीशन में आ चुका है, चार्ज इज एट एक्सेलरेशन। अब यहां पे क्या कर रहा है, देखो यहां पे धीरे धीरे एक कांस्टेंट स्पीड से आगे मूव कर रहा था, लेकिन यहां पे अब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंजिंग द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई थी कि जब कोई भी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये इस तरीके से करंट कैसे जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, मतलब क्या कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिगार्डिंग ये क्या कर रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, इस तरीके से वेरी करते हुए जाता है, जिसका क्या मतलब है, एक्सेलरेशन फॉर्म आ जाता है। इस कंडीशन में चार्ज इज एट रिलेशन, तो इसीलिए आपको बताया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट। यहां पे क्या होता है कि चार्ज क्या करने लगता है, अल्टरनेटिव करंट की तरह बिहेव करने लगता है इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो इस तरीके से आपकी ये तीन टॉपिक अपन क्या कर रहे हैं, आगे से एकदम स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, और इस तरीके से ही चार्ज की स्टडी करनी होती है अपन को, कहां से लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक। तो यहां से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना 1 से लेकर 5 मिनट तक ही बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर इलेक्ट्रिक करंट, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये यहाँ पे कभी कभार अपन इसमें भी रख लेते हैं, कभी कभार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इन दोनों के बीच का बात। अब ये इलेक्ट्रिक करंट इन दोनों के बीच की, तो यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रॉपर्ली इसमें आ जाता है। इस तरीके से चार्ज को ही अपन क्या कर रहे हैं, आगे मूव करते चले जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले चार्ज रुका है, फिर रुका हुआ है, तो भाई कोई चीज पहले रुकी हुई है तो आगे चल के वो चलेगी भी, तो रुके हुए है तो उस टाइम पर उसके अराउंड जो फील्ड जनरेट हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो चलने लगा एक स्पीड से, एक कांस्टेंट स्पीड से चलने लगा, तब उसके अराउंड जो फील्ड जनरेट हो रही थी वो मैग्नेटिक फील्ड हो रही थी। इसके कारण से वो मैग्नेट की तरह एक इफेक्ट जनरेट करता है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे जो चार्ज है ना वो कैसा आ रहा है इस कंडीशन में, चार्ज इज एट रिलेशन कंडीशन। एक्सेलरेशन कंडीशन मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या कर रहा है, चार्ज अब क्या कर रहा है, टाइम के रिगार्डिंग वेरी कर रहा है अपने आप को। तो यहां पे इस तरीके से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्म कंप्लीट होता है। इसीलिए मैं अब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्म की जो रिटर्न कर लिया, चलो रिटर्न कर लेते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। अपन को इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज्म में यहां से लेकर 1 से लेकर 5 मिनट कम से कम आपको 3 महीने तक पढ़नी होती है। 3 महीने तक आपको चार्ज को ही पढ़ना है, किसी को, चार्ज को, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। चार्ज के ऊपर ही, बस चार्ज को क्या करना होता है, चार्ज के ऊपर, चार्ज को कभी रुका रख देते हैं तो रुका रख देते हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन पढ़ते रहते हैं। जब चार्ज मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ते रहते हैं। अगर चार्ज एक्सेलरेशन फॉर्म में आ गया तो एक्सेलरेशन फॉर्म में आ गया तो इंडक्शन की प्रोसेस आने लगती है, जो फैराडे ने दी थी, फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने। ये सारी बातों पर डिस्कस कर चुके हैं अपन 10th क्लास में, फिर भी बताएंगे, आप टेंशन ना लीजिए, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें अपन को डिस्कस करेंगे।
तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज में मैंने आपको बताया, अब इनको मैं इनके इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज की जो आपको जो यूनिट के नाम है उनके कॉन्सेप्ट पर अपन को डिस्कस करा देते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया अभी चार्ज की स्टडी करते हैं इसमें, तो चार्ज की स्टडी करते हैं तो आपको पहले क्या है, चार्ज रुका हुआ होगा, तो रुका हुआ होगा तो चार्ज की पहली यूनिट का नाम क्या रख दिया, क्या नाम रख दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर अगर चार्ज को थोड़ा सा क्या कर दिया, अभी चार्ज क्या है, रुका हुआ है, तो रुका हुआ है तो चार्ज मतलब रुका हुआ है तो चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है। अब क्या कर रहा है, चार्ज चलने लगा थोड़ा सा, तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट बन गया। मतलब चार्ज अब क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, अपने आप को फ्लो कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन भी क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, dI/dt, इलेक्ट्रिक करंट। अब थर्ड है आपकी जो भी है मैग्नेटिक इफेक्ट, क्या नाम था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए यहां पे मैंने आपको बताया है अभी रिसेंटली, आपको क्या है कि इसी लेक्चर में कि मैंने क्या बोला कि जब चार्ज फ्लो कर रहा था तब इलेक्ट्रिक करंट, अब चार्ज जैसे जैसे फ्लो करने लगता है तो उसके अराउंड एक फील्ड जनरेट होती है। अब फील्ड जनरेट होती है वो कौन सी है, मैग्नेटिक फील्ड, और वो एक इफेक्ट जनरेट करती है, कैसा, मैग्नेट का इफेक्ट। तो मैंने आपको बताया कि जब कभी चार्ज चलने लगे तो इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण एक इफेक्ट जनरेट होता है, उस इफेक्ट को कैसा वेव करता है, मैग्नेट की तरह। इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या पड़ा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट के कारण एक इफेक्ट जनरेट होता है मैग्नेट जैसा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आया समझ में। अब बात कर रहे हैं अपन किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट। तो ये आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अभी आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। देखिए यहां पे जो चार्ज करंट क्या होता था, किसी वायर के अंदर फ्लो हो रहा था। अब ये जो प्रोसेस है ना वो आपको पुरानी, अब क्या होता है न्यू टेक्निक्स आपको बता दें कि ये किसके कारण से क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट कॉइल। अब इस जो इलेक्ट्रिक करंट कॉइल है, इस कॉइल के अंदर मैं एक मैग्नेट को लेके जाऊं, जब क्या कर रहा हूं कि जब मैग्नेट को लेके जाता हूं तो इसके अंदर एक मैग्नेट, एक नया, एक अल्टरनेटिव करंट वाला, एक वेरी करंट क्या करता है, एक वेरी करने लगता है। जब किसी मैग्नेट को इलेक्ट्रिक करंट के साथ रिलेटेड मोशन में लेके आए, एक दूसरे के रिलेटेड मोशन में लेके आए, मतलब कॉइल को ऐसे रख दिया मैंने, तो अब इसके अंदर ये कॉइल है, तो ये कॉइल है तो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट क्या है, अंदर है। अब ये रुकी है तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जब अपन इसको अंदर वहां करके आएंगे तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा एक इफेक्ट इंड्यूस करेगा, एक इंड्यूस करंट जनरेट करेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा। जब एक कॉइल में करंट जाता है तो दूसरी कॉइल के अंदर भी विदाउट कनेक्शन से करंट आ जाता है। इस प्रोसेस को अपन क्या नाम देते हैं, इंडक्शन प्रोसेस। और इसके अंदर, इस कॉइल के अंदर इसको जब अपन बैटरीज लगाते हैं तो इसके कारण इसमें एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। ये आपको पढ़ाएंगे डायनेमो और जनरेटर में। अब इनके कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण एक करंट क्या करने लगता है, एक टाइम के साथ में क्या करने लगता है, वेरी करने लगता है। अल्टरनेटिव करंट मतलब, अल्टरनेटिव करंट मतलब क्या करने लगता है, टाइम के साथ वेरी करने लगा। मतलब कैसा करने लगा, चार्ज का करने लगा, इस तरीके से चलने लगा। फ्लो इस तरीके से कांस्टेंट स्पीड से नहीं हो रहा, वो क्या कर रहा है, टाइम के साथ में वेरी कर रहा है। तो वेरी कर रहा है तो इससे क्या होता है कि वो क्या करेगा, एक अल्टरनेटिव करंट का इफेक्ट लाएगा। अल्टरनेटिव करंट जो आपके घरों में यूज की जाती है, ये अल्टरनेटिव करंट ही आती है 200 वोल्टेज के फॉर्म में। आपके घर में 230 वोल्टेज आता है, ये गवर्नमेंट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिव करंट।
अब आपकी 5 यूनिट का नाम क्या है? 5 यूनिट का नाम क्या है? 5 यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैं आपको बता देता हूं, इसकी जो 5 यूनिट थी वो क्या थी? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। अब बताइएगा, अब ये क्या है कि जब चार्ज आपका इस तरीके से जा रहा था, इस तरीके से जा रहा था, ये क्या है? एक वायर के अंदर जा रहा था, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कर लेती है? वायरलेस कम्युनिकेशन, मतलब एक कॉइल के अंदर जब मैं करंट दे रहा हूं तो दूसरे कॉइल के अंदर विदाउट कनेक्शन एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये क्या है? एक वायरलेस कम्युनिकेशन, मतलब वायरलेस क्या हो रहा है? ये अपने आप में ट्रेवल करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या कर सकती हैं? एक अपने आप में फ्रीली ट्रेवल कराती है स्पेस में। तो ये इनकी जो स्पीड है ना वो बहुत ज्यादा हाई होती है। इस तरीके से अपने सिलेबस को पढ़ते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही आपको बता देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही ऑप्टिक्स का ही, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही पार्ट है ऑप्टिक्स। अब देखिए मैं बता देता हूं ऑप्टिक्स। अब आपको बता देता हूं कि ऑप्टिक्स भी कहां से आया और ये इनका क्या लॉजिक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना वो बहुत बड़ा टॉपिक है। देखिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी वेव्स होती हैं, पहले आपको बता देता हूं। रेडियो वेव, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब ऑप्टिक्स वाला पार्ट कहां से आया। ये भी एक किसी का ही पार्ट है। तो रेडियो वेव, रेडियो वेव के बाद आती है आपकी माइक्रोवेव, और फिर उसके बाद आती है इंफ्रारेड रेज, फिर उसके बाद आता है विजिबल लाइट, फिर उसके बाद आता है अल्ट्रा यूवी रे, फिर आता है उसका एक्स रेज, फिर गामा रेज। इस तरीके से आपकी जो ये सारी जो पूरा पैटर्न है वो पूरा पैटर्न जो कंप्लीट होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ही। ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ही वाली वेव है। इन्हीं को पर रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही रेडियो वेव होती है। माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरे और गामा रेज, ये सारी अपनी जो रेज है ना वो क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही एक पार्ट है। तो इसमें जो ऑप्टिक्स वाला जो पार्ट है ना वो ओनली ये वाला पार्ट है, इसको पढ़ना होता है। जो लाइट है, ये लाइट है, इसको पढ़े अपन। जो आपको जो दिखाई देता है सीन होता है, वो जो वेव आपको दिखाई देती है, जिनकी वजह से, जिन वेव की वजह से अपन को ये सारी दुनिया दिखाई देती है, वो कौन सी है? लाइट वाली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ये छोटा सा पार्ट है। ये आपका इस टॉपिक्स को अपन ऑप्टिक्स बोलते हैं, जिसमें अपन किसकी स्टडी करते हैं? लाइट की स्टडी करते हैं। थोड़ा समझ में आया? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ही अपन ने, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं पता होगा तो ऑप्टिक्स नहीं समझ में आएगा। इसीलिए मैंने बोला कि एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए अपन को क्या करें, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होता है। तो अपन किसको पढ़ने वाले हैं? विजिबल लाइट को, जिसका अपन ने अपना नाम क्या दे रखा है? ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स मतलब क्या? लाइट। मैंने आपको बोला ऑप्टिक्स का मतलब क्या? लाइट। तो ऑप्टिक्स तो आपको मैं बता देता हूं कि इसके ऊपर अपन किसकी स्टडी करते हैं? ऑप्टिक्स का मतलब स्टडी ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड टू द ऑप्टिक्स। यहां पे अपन इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। ऑप्टिक्स, तो मैं आपको बता देता हूं इसमें किसकी स्टडी करते हैं अपन? लाइट की।
अब आपको एक और बात बता देता हूं कि दुनिया में जो भी कुछ चीज है आपको दिखाई दे रही है, डिपेंड ऑन लाइट. विदाउट लाइट कैन नॉट बी द सीन एनी ऑब्जेक्ट. डू यू अंडरस्टैंड? तो मैं आपको बता देता हूं कि लाइट कितनी इंपोर्टेंस है और ये किसके प्रिंसिपल से अपन एक दूसरे ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं. ये रिफ्लेक्शन प्रोसेस की वजह से अपन एक दूसरे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. पहले क्या होता है प्रोसेस में, आपको इसमें क्या होता है कि इसके अंदर ऑप्टिक्स के अंदर जो टॉपिक है, पहला जो टॉपिक है, सॉरी ये आपका जो आता है ये कितने नंबर का आता है, 13 नंबर का आता है, मैंने आपको बताया. तो ये क्या है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. और एक होता है इसके अंदर वेव ऑप्टिक्स. तो इसके अंदर ये लाइट का ही पार्ट है. तो इनमें क्या डिफरेंस है, लाइट का पार्ट है. तो इसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर अपन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वैसे बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअलिटी में डिफरेंस ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर जो स्टडी करते हैं अपन इनके साथ में रे ऑप्टिक्स में, तो इसमें क्या होता है, ये ज्योग्राफिकल ज्योमेट्रिकली होता है सब कुछ इसके अंदर. देखो आपको मैं बता देता हूं कि ये क्या करता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो इसमें जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है ना, ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है, बड़ा होता है. सॉरी, इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट का साइज है ना वो क्या होता है, लाइट की वेवलेंथ से काफी बड़ा होता है. और इसके अंदर क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स के अंदर ऑब्जेक्ट और लाइट की जो वेवलेंथ है लगभग इक्वल होती है. ये इसके अंदर होता है. इसमें अपन लाइट को ऊपर डिस्कस करने वाले हैं. इसमें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये सारी बातों में डिफरेंट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसके बारे में डिस्कस कराएंगे यहाँ पे. और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन, ये इन पर बात करेंगे. तो ये आपका ऑप्टिक्स वाला पार्ट हो गया. अब देखिए ऑप्टिक्स वाले पार्ट में आपको क्या पढ़ना है, लाइट. तो आपने पढ़ा है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, तो अभी कोई आपको ज्यादा इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है. ये आपका 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, तो अच्छे से समझ में आएगा जब आपको पढ़ाएंगे पूरे डिटेल में. अब बात करते हैं अपन मॉडर्न फिजिक्स की. किसकी, मॉडर्न फिजिक्स की. तो मॉडर्न फिजिक्स में आपको मैंने आपको बताया था कि कितने 7 यूनिट को कंप्लीट करेगा. 7 यूनिट का नाम क्या है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन. तो देखिए ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन. अब इसके बाद आपका जो है एटम्स एंड न्यूक्लियस, और 9 यूनिट आपकी वो है आपकी सेमीकंडक्टर. तो देखिए मॉडर्न फिजिक्स में है जो आपका जो टॉपिक है, ये मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक्स हैं. तो ड्यू नेचर ऑफ रेडिएशन इसका मतलब क्या है, ड्यू नेचर मतलब ड्यू नेचर ऑफ रेडिएशन का मतलब क्या है, ड्यू नेचर ऑफ रेडिएशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे, बहुत फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम न्यूटन. आप जानते हैं न्यूटन बाबा को, तो दुनिया जानती है. न्यूटन बाबा के हाथ में पड़ते भैया, वो बहुत ये साइंस के भगवान न्यूटन बाबा. देखिए ड्यू नेचर ऑफ रेडिएशन, सॉरी ड्यू नेचर ऑफ लाइट एंड रेडिएशन. तो इसका मतलब क्या है कि ड्यू नेचर इसका लाइट के बाद ही इसी चैप्टर को पढ़ना होता है कि कैसे. तो आपको बताए थे कि लाइट के ऊपर जब प्रॉपरली स्टडी हो जाती है, हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था, कुछ टाइम के बाद न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था लाइट के ऊपर. तो न्यूटन ने क्या किया
कि न्यूटन ने लाइट के जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनको क्या होता है, उन पार्टिकल का नाम दिया करपस्कुलर। उन्होंने क्या बोला, न्यूटन ने इस लाइट का स्मॉल जो लाइट क्या होती है, उन्होंने पार्टिकल के नाम से बताई। लाइट का जो भी है ना, लाइट को उन्होंने पार्टिकल बोला कि, और दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम है हाइगन, उन्होंने इसके बारे में बताया कि लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव है। लाइट क्या करती है, लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। और उन्होंने बताया था वो लाइट किसके फॉर्म में, पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो वो एक दूसरे के अंदर क्या होता है, एक बहसबाजी सी वो चलने लगी। और उसके बाद अपन को क्लियर होता है कि ये क्या होता है कि एक बोल रहा है कि न्यूटन बोलता है कि पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करती है, और दूसरा बोलता है हाइगन, वो बोलता है कि आपको कि ये वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो इन दोनों में क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएटेड हो जाती है कि इसके लॉजिक को सही माने। तो एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम है डी ब्रोगली, उन्होंने बोला भाई साहब आप आपस में लड़िए ना। क्यों, क्योंकि लड़िए ना क्योंकि कभी कभार की सिचुएशन के हिसाब से जो लाइट है ना वो अपने नेचर को बदलती रहती है। कभी कभार एज ए वो पार्टिकल के फॉर्म में और एज ए वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। वो कभी कभार तो पार्टिकल की तरह वेव करती है, और कभी कभार वो किसका पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो आप आपस में एक दूसरे को टेंशन ना लीजिएगा। इसीलिए इसका जो क्या होता है कि ड्यूअल नेचर, दो तरीके का नेचर होता है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट कैसे नेचर की है, दो नेचर की है, कभी कभार एज अ पार्टिकल, एज अ वेव। और इस कारण से उसकी जो लाइट की जो रेडिएशन है ना वो दोनों फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह रेडिएट होती है। और एटम्स और न्यूक्लियर जो अपना जो टॉपिक्स है वो आपका क्या है, एटम्स आप जानते हैं कि ये क्या है, स्मॉलर यूनिट ऑफ अ सबस्टेंस। और ये उसके अंदर एटम्स के अंदर जो उसके अंदर जो रहता है वो उसका नाम क्या है, न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रेजेंट रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उसके आउटर सेल्स में जो मूव होते रहते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और ये सेमीकंडक्टर वाला जो टॉपिक है ये क्या करते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के जो टॉपिक को अपन क्या बोल देते हैं, सेमीकंडक्टर। इसके अंदर इसके सेमीकंडक्टर से आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाई जा रही है वो किसकी, सेमीकंडक्टर की बनाई जा रही है। ठीक है।